हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी हमारा प्रिंसिपल चल रहा था, इससे पहले 3 वीडियो हमने बना दी है, पूरी की पूरी 3 वीडियो बन चुकी है। आज हमारी ये आखिरी वीडियो है और आखिरी के बच्चे जो 3 प्रिंसिपल है उसको खत्म करेंगे और हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आज की वीडियो का सबसे पहला प्रिंसिपल जो कि है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मैंने बोला क्या? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed। इसका मतलब हुआ क्या कि इस प्रिंसिपल के द्वारा जितने भी इकोनॉमिक अफेयर से जुड़े जितने भी इंफॉर्मेशन हो जो कि भैया सिग्निफिकेंट यानी जिसका इंपॉर्टेंस है, उन सब को क्या करना है? कंप्लीटली आपको डिस्क्लोज करना है, अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है? मेंटेन करना है। क्या करना है आपको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना है, जिसको देखकर जितने यूजर्स होंगे वो क्या कर पाए? वो समझ पाए, उनको समझ में आए कि किस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर, आपका ओनर, उसके बाद आपका जो यूजर्स होते हैं, जितने भी तरह के इंटरनल एक्सटर्नल में जितने भी यूजर्स होते हैं, उन सब को समझ में आए। ये होता है प्रिंसिपल। ठीक है, यानी बोला इस प्रिंसिपल के द्वारा आपका बिजनेस से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें, उन सब को क्या करो? सामने रख दो, खोल के सब कुछ सामने रख दो सबके सामने, ताकि समझ में सबको आ जाए। समझ आया? तो ये होता है हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। According to this principle, all significant information relating to the economic affair of the enterprise should be completely disclosed करना चाहिए। समझ आया? चलो अच्छा, दूसरा जो प्रिंसिपल है बहुत कमाल का प्रिंसिपल है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। यानी मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या भला है? तो देखो लाइन, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, दिस प्रिंसिपल इज एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर। पहले तो ये बोला क्या कि वो जो फुल डिस्क्लोजर है ना, उसका ये एक्सेप्शन है। क्या है उसका ये एक्सेप्शन? समझ में बात को? एक्सेप्शन है यानी उसमें जो बातें बोली गई ना, तो उसको थोड़ा सा ये क्या करा? हटाने की कोशिश करता है कि नहीं, फुल डिस्क्लोज का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दिखा दो। फुल डिस्क्लोज का मतलब ये होता है, क्या होता है बताता हूं। According to this principle, items having an insignificant, यानी कोई भी आइटम जो कि बिजनेस के लिए क्या इनसिग्निफिकेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट और बिग इररिलेवेंट, जिसका इररिलेवेंट है यानी वो जरूरत है ही नहीं, टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, उसे जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जिसके होने या ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस में, उसको भैया क्या करो? दिखाओ मत। उसको क्या करो? दिखाओ मत। Only those items should be disclosed that have significant, उन्हीं आइटम्स को दिखाओ जिसका बिजनेस में क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा, जिसके होने से आप हाँ या ना बोल पाएंगे, यानी आप डिसीजन ले पाएंगे। यानी ऐसे आइटम के होने, यानी ऐसा आइटम जिसके होने से आपका डिसीजन या तो हाँ में होगा या तो ना में, यानी इतना बड़ा इफेक्ट डालता है ये आइटम्स। समझ में? किसके होने से आप हाँ या ना कर पाएंगे, तो इसे बोला इफेक्ट और आर रिलेवेंट टू द यूजर, और जो कि यूजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं चीजों को, उन्हीं आइटम को भैया ये प्रिंसिपल बोलता है रिकॉर्ड करना। अब समझो इस बात को ध्यान से। बैलेंस शीट कभी देखी है?
क्या बात करते हो भैया, रोज इतना दिन से बैलेंस शीट ही बना के आए हैं और आज पूछ रहे बैलेंस शीट देखी है क्या कभी। अच्छा, इधर मेरी लायबिलिटीज है राइट, इधर मेरा एसेट्स होता है, बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, एसेट्स में क्या रिकॉर्ड होता है सर? एसेट्स में मेरे सारे के सारे फिक्स एसेट रिकॉर्ड होते हैं, करंट एसेट रिकॉर्ड करते हैं। करंट छोड़ो, मैं अभी फिक्स एसेट की बात कर रहा हूं। तो व्हाट यू मीनिंग ऑफ फिक्स सर? फिक्स एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो बिजनेस से लंबे समय तक चलते हैं, जिनकी वजह से बेनिफिट आता है, वो सारे के सारे मेरे फिक्स एसेट है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दो चार एग्जांपल सर बोला जाए तो मशीनरी है। अच्छा ठीक है, मशीनरी है, चलिए मशीनरी है। कितने की मशीनरी? सर ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ की मशीन है। कितनी की मशीन है? 1 करोड़। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ की मशीन है। अच्छा और क्या है? सर मेरा पास ना बिल्डिंग है। अच्छा ठीक है, बिल्डिंग है। कितने की बिल्डिंग है? अच्छा सर ज्यादा नहीं है, बस 10 करोड़ की बिल्डिंग है। अच्छा ठीक है, चलो बिल्डिंग है। अच्छा, इन सबको रिकॉर्ड आपने किया ना? क्यों किया? क्योंकि सर ये एसेट है और ये लंबे समय तक चलेंगे। क्या करेंगे? लंबे समय तक चलेंगे, इनको रिकॉर्ड करेंगे। चलो अच्छी बात है, इनको रिकॉर्ड करना भी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमने स्टेपलर खरीदा, स्टेपलर खरीदा, उसके साथ पिन खरीदी। स्टेपलर से हम लोग क्या करेंगे? पिन अप करेंगे। समझते हो ना स्टेपलर का मतलब? अच्छा, कितने साल चलेगा? सर ये तो पता नहीं सर, बहुत साल तक चल जाता है, 8-9 साल तो देखना नहीं पड़ता है। एक बार स्टेपलर खरीद लो, कई साल तक चल जाता। मेरे घर में स्टेपलर पड़ा हुआ है, करीब 8 से 9 साल पहले मैंने खरीदा था, जब मैं खुद बच्चा था। ठीक है, तो यानी उस समय में खरीदा तो सोचो स्टेपलर कई सालों से चला आ रहा ना, बहुत दिन से स्टेपलर चल रहा है। स्टेपलर की कीमत ज्यादा नहीं है, स्टेपलर की कीमत मात्र ठीक है, स्टेपलर की कीमत मान लीजिए मात्र 50 रुपए है। कितना रुपए है? सिर्फ 50 रुपए है। क्या? सिर्फ 50 रुपए। अच्छा ठीक है। मैंने स्केल खरीदा, स्केल स्टील वाला खरीदा ताकि टूटे नहीं, एकदम लंबा समय चले। तो स्टील का मैंने स्केल खरीदा, स्टील वाला जो स्केल होता है वो मैंने खरीदा, ज्यादा नहीं 20 रुपए लगा। कितना लगा? 20 रुपए लगा। अच्छा ठीक है। मैंने पेंसिल खरीदी 5 रुपए की, और वो भी अगर मैं सही से अगर यूज करूँ तो 1 साल 2 साल तक चली जाएगी आराम से। वाह यार, हंस रहे हो ना? ठीक है, ना लिखे तो 10-12, ना लिखे उससे भी ज्यादा बड़ा साल तक चल जाएगी। रबर खरीदा 5 रुपए 6 रुपए का रबर खरीदा, और रबर भी करीब 1 साल से 2 साल तो आराम से चली जाता है। शार्पनर खरीदा, कटर मतलब शार्पनर, ठीक है, उसको मैंने खरीदा। वो भी कभी कभी 2-3 साल 4 साल 5 साल तो आराम से चल ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में क्या कर रहा हूँ, स्टेपलर 50 का, स्टील का स्केल खरीदा 20 रुपए का। अच्छा, और मैंने ना शार्पनर खरीदा, ठीक है, शार्पनर खरीदा 5 रुपए का। ठीक है, और मैंने ना रबर खरीदा, यानी इरेजर खरीदा। ठीक है, और इरेजर भी मेरा 6 रुपए का है, और मैंने ये सबको रिकॉर्ड करना चालू कर दिया बैलेंस शीट में। ठीक है, क्यों सर? सर ये इसकी लाइफ जो होती है ना, ये भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन लंबी लंबी नहीं चलती है। एक बार स्टील का आप ही लोग देखो, अगर स्टील का खरीदे हो बचपन में 8-9 में खरीदे, देखो अभी चल रहा है, आराम से चल रहा है। स्टेपलर खरीदा, अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब बताओ, सवाल ये हुआ कि क्या नहीं, कॉपी लीजिए एक मिनट के लिए ना, जल्दी से। तो इस तरह क्या हुआ ना कि मैंने बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट बनाने पर ये जो मेरी कॉपी है ना बैलेंस शीट की, इतना पेजेस मेरा पता है, स्टेपलर, पेंसिल, रबर, कटर, कैलकुलेटर भी खरीदा हमने, तो कैलकुलेटर की जगह नहीं है, समझ लो कैलकुलेटर खरीदा। ठीक है, और ऐसे करके मेरी पूरी की पूरी पन्ना यानी बैलेंस शीट का इतना भर गया मेरा। उसके बाद यहाँ बाकी के जो 2-4 पन्ने बचे, उसमें अच्छा चीज दिख रहा है, क्या पता है? प्लांट 10 करोड़, बिल्डिंग 9 करोड़,
मशीनरी 50 करोड़। और इधर में क्या दिख रहा? अठन्नी, चौन्नी, ठीक है, यानी पेंसिल 5 रुपए का, 10 रुपए का क्या ये स्केल, 50 रुपए का कैलकुलेटर। अच्छा लगेगा? अच्छा लगे बताओ मुझे, अच्छा लगेगा आपको क्या? मतलब ये बैलेंस शीट में जो इतने पेजेस है वो फालतू में भरे हुए हैं। क्या है? फालतू में भरे हुए हैं। और इधर के जो पन्ना है तो भैया इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीजें ये है। तो यही क्या करें? तो भैया सीधी सी बात है, इन्हें क्या करना है? हटाना है। मानता हूं ये एसेट है, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाओ। ये जो 50 रुपए रिकॉर्ड किया हटाओ, 20 रुपए का जो ये रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड सब हटाओ। बड़े बड़े जो अमाउंट है जो कि जिसके वजह से आपके बैलेंस शीट में यूनिफॉर्मिटी आएगी, बहुत अच्छा दिखेगा, उसको दिखाओ। अब बैंक से लोन लेने गए, बैंक से लोन लेने गए, बैंक वाला क्या देखता है? बैलेंस शीट देखता है। वो बैलेंस शीट खोला दिखा पेंसिल 5 रुपए का स्केल, 20 रुपए का कैलकुलेटर, 100 रुपए। अरे सर ये हमारा एसेट है सर। अच्छा ये एसेट है? अच्छा तो लोन देगा, आपको लोन देगा। और आपने बना दिया कि देखिए मेरा संपत्ति इतना है, कितना है? तो 20 करोड़ 98 रुपीस है। 20 पैसा बस, ये कोई बात हुआ? अच्छा लगेगा नहीं ना? तो भैया यही तो बताता हमारा क्या मेंटलिटी प्रिंसिपल, क्या कि जितना भी इंपॉर्टेंट यानी वो चीजें जो कि बिजनेस के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके होने से आपका डिसीजन हाँ और ना में बदलेगा, यानी जो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालेगा। सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, उन चीजों को रिकॉर्ड करो, ना कि जो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट करेगा और रिलेवेंट है बल्कि उनको रिकॉर्ड करो। समझ में आया बात को? बात समझ में बोलो, कोई दिक्कत नहीं आते? तो सर इसका मतलब तो अभी आप कोई डिस्क्लोजर बोले कि सब कुछ दिखाओ, तो इसको नहीं दिखाएंगे। अरे दिखाओ, लेकिन बैलेंस शीट में मत दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ। दिखा रहे ना? ये सब क्या है? ये सब प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है। किसका खर्चा है? प्रिंटिंग स्टेशनरी। ये सब नॉर्मल खर्चे हैं, ये सब नॉर्मल खर्चे हैं। ये सारे कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि ना फुल डिस्क्लोजर गलत है, ना मैटरिटी गलत है। समझ में आया बात को? फुल डिस्क्लोजर क्या कि सब कुछ दिखाओ, और मैटरिटी क्या बोलता है कि उन चीजों को उस जगह पे जहां पे उसका इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और ये होता है आपका मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों का मतलब क्या होता है। क्लियर प्रभाव? ठीक है, एक प्रिंसिपल है टॉप के लिए। दिस प्रिंसिपल इज एक्सेप्शन और टू द फुल डिस्क्लोजर। ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार से आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग रिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। यानी वो सारे आइटम जो कि यूजर के लिए कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, इररिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, उनको भैया रिकॉर्ड मत करो। Only those items should be disclosed that have significant effect. उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करो जो बिजनेस के, जो यूजर के लिए क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालेंगे, जो रिलेवेंट होंगे, उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करो। आगे लिखा एंड आइटम्स कैन बी मटेरियल फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन एंड मे नॉट बी फॉर अदर। ऐसा हो सकता है कि ये स्टेपलर, आपका ये स्केल, शार्पनर, ये किसी दूसरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई छोटा मोटा जो बिजनेस उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसका खुद का ये मशीन तो है ही नहीं, मुश्किल से उसका छोटा सा दुकान है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो भैया स्केल क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये जर्नी भैया बिजनेस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के अनुसार क्या था, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो खुद देखेगा। समझ में आया बात को? तो इसे बोला लास्ट में एन आइटम्स कैन बी मटेरियल फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन एंड मे नॉट बी अदर, कि कोई भी मटेरियल ऐसा हो सकता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट है वो चीज, लेकिन दूसरे के वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारे के सारे मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के अंदर में गिने जाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया है आपका।
चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इसके बाद जो है ना बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं आप एक मिनट के लिए बुक दे दीजिएगा। बुक लाए क्या? बुक ला के यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्या है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। आप समझ लो सर प्रिंसिपल आज लिख दिया आपने, अरे क्या दिक्कत है यार, कॉन्सेप्ट लिख दूं या प्रिंसिपल लिख दूं, बात तो एक ही है ना। बस ये आ रहा है आपको ना, सरफराज जी सुन लीजिए वरना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में आपका, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको समझनी है, और जितना अच्छे से समझोगे आपके लिए फायदामंद होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। एक मिनट ये स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, छोड़ बात देखिए उसको। चलो तो अब आते हैं क्या हमारा प्रूडेंस या दूसरा नाम कन्वर्टिव प्रिंसिपल। अब ये कौन सी बला है, तो चलिए इसको समझते हैं। सरफराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं, ध्यान दीजिएगा, कोई हल्ला मत कीजिए, सिर्फ सुनिएगा। सरफराज आप मेरे ट्यूशन में क्यों आए पढ़ने के लिए? ये सरफराज का जवाब रहेगा सर हम एग्जाम में पास होने के लिए आए। ठीक है कोई बात नहीं। वो सरफराज बोलेगा क्या कि सर हम आपके ट्यूशन में एग्जाम में पास होने के लिए आए। हम बोले अच्छा ऐसा क्या? बोलता हाँ सर एकदम ठीक है ठीक है। अब मैं अपनी बात फिर से रखता हूँ। मैंने सरफराज से पूछा कि आप यहाँ ट्यूशन क्यों पढ़ने आए हैं, एग्जाम में पास होने के लिए कि एग्जाम में कहीं फेल ना हो जाए इस वजह से। अब बता लाइन में से सुनना, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ पे पढ़ने के आए, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ने के लिए आए हो कि कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए इसके लिए पढ़ने के लिए आए हो? तो आपका जवाब होगा सर दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मतलब सेम है। तो बाबू दोनों का मतलब ये है ठेंगा, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि आप पास होने वाले हैं, पास हो तो ट्यूशन क्यों ज्वाइन करेंगे? सुनो, अगर उस लड़के को पता चल जाए कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा तो वो ट्यूशन क्यों ज्वाइन करेगा? वो इसलिए ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया कि वो एग्जाम में पास हो जाएगा, वो इसलिए ट्यूशन ज्वाइन किया कि कहीं वो एग्जाम में फेल ना हो जाए, इसलिए उसने ट्यूशन ज्वाइन किया। बात को समझो, क्योंकि यही तो कमाल का चीज है ना। प्रूडेंस कौन है? हिंदी में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता यानी इसने फ्यूचर पहले अपना देख लिया कि कहीं अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, कहीं मैं एग्जाम में फेल हो गया तो उस डर के वजह से वो ट्यूशन मेरा ज्वाइन किया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, बोलना क्या चाहता हूं, ठीक है। अब बात समझ आई, बोल बात समझ आई, बात समझ आई कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वो मेरा ट्यूशन पास होने के लिए क्यों? अरे उसको पता है, जब उसको पता है कि मैं एग्जाम में पास हो ही जाऊंगा तो वो ट्यूशन क्यों ज्वाइन करेगा? कोई बच्चा नहीं करेगा। अभी हमारा लॉ बोलने का कि भैया सारे बच्चे पास हो जाएंगे, कोई ट्यूशन ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा, हम करेंगे, ठीक है नहीं करेगा। लेकिन अभी कर बोले कि जो इंसान जो नंबर कम लाए वो बच्चा फेल हो जाएगा, सीधा फेल हो जाएगा, तो फेल भी किया जाएगा बच्चों को, तो कहीं वो बच्चा फेल ना हो जाए इस वजह से सरफराज का ट्यूशन ज्वाइन करेगा। बस समझ आए? दूसरा बात और एक एग्जांपल देता, और एग्जांपल ध्यान सुनना। आलोक ने एग्जाम दिया, उसने 100 में से 80 लिखा है। कितना लिखा है? 80। फालतू बात मत करो, सुनो, बकवास नहीं। 100 नंबर में से कितना लाया? 80 लाया। किसने? आलोक ने। अमित ने भी एग्जाम दिया वही पेपर का, 100 में उसने 70 लाया। कितना लाया? 70 लाया। अब
बात को ये समझ में आया कि अमित के पापा गए आलोक के पापा के पास। अब बोले कि हमें एक बात बता, आलोक से ही पूछ रहे हैं, आलोक इंटेलिजेंट, आलोक से पूछा, आलोक तुम मुझे एक बात बता, मेरे बेटे से तेरे नंबर कैसे ज्यादा आ गए? यानी मेरे बेटे अमित से तेरे नंबर क्या कैसे ज्यादा आ गए, ये बात पूछिए। आलोक बोलता है कि अंकल ये मत पूछिए कि आपके बेटे से मेरे नंबर ज्यादा क्यों आ गए, आप ये पूछिए कि आपके बेटे के मेरे से नंबर कम क्यों आए, और समझा दोनों में डिफरेंस है बाबू। सर दोनों का मतलब सेम है, अरे की मिस्टेक कर रहे हो, दोनों का मतलब सेम नहीं है, दोनों का मतलब अलग है। मैंने बोला क्या कि भैया अमित के पापा ने आलोक से पूछा कि यार तू ये बता कि मेरे बेटे से तेरे नंबर ज्यादा कैसे आए, लेकिन आलोक ने क्या बोला कि अंकल ये मत पूछिए कि मेरे नंबर ज्यादा क्या, आप ये पूछिए कि मेरे यानी अमित के यानी आपके बेटे के नंबर मुझसे कम क्यों आए, क्योंकि चीटिंग कर रहा था, पकड़ा गया। ठीक है यार, लिखा नहीं मतलब ये रीजन, ये तो दोनों का मतलब क्या है, अलग है, ये अलग है, मतलब समझ रहे हो, ये दोनों चीजें अलग है। मतलब हंसी मजाक एग्जाम में आया ना केस, तब देना जवाब वहां पे, समझो समझ आया, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। तीसरा एक और एग्जाम्पल देता हूं। इन फ्यूचर दिव्या के पापा जी दिव्या का ब्याह करेंगे, ये बात ना कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम का। और करीब करीब शादी का करीब 50 लाख रुपीस खर्च आएगा। उस समय तक 50 लाख हो जाएगा, एक कोरोना फैलाएगा, बाहर निकाल देंगे। सुन 50 लाख अब सुनो ध्यान से। तो इसके पापा मान लीजिए उस दिन शादी का डेट में अचानक 50 लाख की जरूरत हो जाए तो जुगाड़ कर पाएंगे? शायद कर ले, शायद ना कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसके पापा ने भविष्य सोचकर यानी दूरदर्शिता लगाकर इसके पापा ने पहले से सोच लिया, और आज से ही यानी आज 2022 इसका शादी करना है, कितना में 2028 में, ठीक है पक्का इसका 2028 में, ताकि इसको निपटा दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनो कि 2022 से ही इसके पापा ने क्या किया, एक गुल्लक में क्या पैसा डालना चालू कर दिया, पैसा डालना चालू कर दिया। गुल्लक समझते हो ना, हाँ ऐसे लिख दिया, चिट्ठी लगा दी, चिट लगा दिव्या के शादी के लिए, शादी के लिए, ठीक है के लिए, और ऐसे डालना चालू उन्होंने कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या 2028 आया, गुल्लक टूटी और उसमें निकले पूरे के पूरे 45 लाख। कितने निकले? 45 लाख उस गुल्लक से निकले। अब मुझे बस इतना बता दो, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव इंडिकेशन कि नेगेटिव इंडिकेशन? नेगेटिव इंडिकेशन। ओह नेगेटिव इंडिकेशन। आप कोई ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, जवाब है ये पॉजिटिव इंडिकेशन। मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि बच्चा तो पास हो गया लेकिन उसको नंबर नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पता है कि फ्यूचर में 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 45 तक तो हो गया, तो 45 लाख हो गया ना, ऐसा 5 लाख की कमीना में यार कैसे जुगाड़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आप ये सोचो ना कि अगर 50 लाख ये जुगाड़ करना भी चालू नहीं करने से तो समय कितनी जरूरत पड़ती? 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ती, और अभी कितनी जरूरत पड़ेगी? मात्र 5 लाख रुपए, मात्र 5 लाख रुपए कमी है ना, उसकी जरूरत पड़ती। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा गुल्लक में 50 लाख निकला, तब तो मजे ही मजा, हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि गुल्लक में 50 की जगह 55 लाख निकला, तो 50 लाख बेटी को देख निपटाएंगे और 5 लाख रुपया फिर अपनी मम्मी को घुमाने लेके जाएंगे, यानी सॉरी मतलब अपनी वाइफ को ये घुमाने लेके जाएंगे। अरे ये नहीं रे, बोले इसके पापा सीधे सर 5 लाख से बचा ना,
तो बाबू ये क्या है? पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्या है ये? पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। समझ में आया? तो फ्यूचर को देखकर पहले ही क्या हो गए, हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए तैयार हो गए। यही होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दूरदर्शिता का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल या कन्वर्टिज्म। अब देखो, आपने फाइनल अकाउंट बनाया था ना? अच्छा सर, फाइनल अकाउंट बनाया था, ठीक बोले सर। मेरे डेटर को मैंने अगर 10,000 का माल बेचा तो मुझे लग रहा है कि ये पक्का लड़का डुबाएगा मेरा पैसा। कैसे प्रोविजन बना लेते थे? मारे हो ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना का प्रोविजन, कितना डूब सकता है? मैंने वर्ड बोला सकता है। एक्चुअली डूबेगा कि नहीं डूबेगा पता नहीं, लेकिन मैंने पहले ही ठान लिया कि शायद ये डूब जाएगा। तो अगर मान लो कि मैंने प्रोविजन नहीं बना तो उससे नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, तो मैंने इससे तो प्रोविजन पहले बना लिया। अब समझ में आया फाइनल अकाउंट में प्रोविजन क्यों बनाते थे? कि डूब सा किस कॉन्सेप्ट का बना, किस प्रिंसिपल? अरे यही प्रिंसिपल था, लेकिन उसको पता नहीं था। कभी पता? हम बोले कि देखो वो प्रोविजन बनता, हाँ सर, और बस बनाना चालू किया। कभी पूछा कि भैया क्यों बना रहे हैं सर, किस तहत, कौन सा नियम के साथ? तो वो ये नियम है वो जिसके तहत आप लोग बनाते हो। अब आपको आज फिर एक बात मैं बोलूंगा, अब आपको अच्छा से समझ आया कि मैं प्रिंसिपल पहले क्यों नहीं बताता हूं, आखिर में क्यों बताता। यही वजह। अब जल्दी जल्दी आपको समझ में सब कुछ आएगा कि क्या होता है प्रिंसिपल। समझ आया? बार बार पहले दिन बोला कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बना रहा। अरे रूल्स रेगुलेशन यही तो है, सीधी सी बात है। समझ आया? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. इसका क्या? फ्यूचर में कोई लॉस होगा, यानी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, उसके लिए अभी से भैया आप क्या करो, प्रिपरेशन करो। ये प्रिपरेशन करो, रेडी हो जाओ, उसका प्रोविजन बना लो, उस लॉस को दिखा दो। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई आना टाइम प्रॉफिट हो, अरे जब आएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, उसके लिए प्रोविजन बनाओगे क्या? कितना कमाल का चीज बोला वो समझो, कितना कमाल का चीज बोला कि लॉस होगा उसके लिए प्रोविजन बना लो, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो तो उसके लिए कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है बच्चा। जब आएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे ना, जाएगा कहां? उसके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में जो लॉस हो जाए उससे मेरे को बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो भैया अपनी सेफ्टी पहले रखो। प्रूडेंस में ये है कि भैया सबसे पहले अपने आप को सेफ्टी पॉलिसी में ले आओ, यानी सेफ कर लो, सेफ कर लो। समझ में आ रहा? सेव नहीं, सेफ, SAFE, सेफ कर लो। समझ में आया? समझ में आया आपको? तो इसे लिखा है क्या? इस प्रिंसिपल के तहत जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस होंगे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि जितने भी एंटीसिपेटेड और रिलायंस जो गेन होंगे उनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जब वो आएगा तो रिकॉर्ड करें, नहीं आएगा तो उसके लिए कैसे रिकॉर्ड कि मेरा इतना आने वाला था। अरे जब आएगा तो रिकॉर्ड कर लेना ना, उसके लिए प्रोविजन बना लेना, उसका प्रोविजन थोड़ी बनेगा। समझ में आया बात को? तो ये चीज होती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, ध्यान सुनिएगा, कभी आपने पूछा, मैं बताता हूं। Closing stock is value at cost price or reliable value, which is lower। मैंने बोला ना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों छोटा रहेगा, उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लेना। बोला था नहीं बोला था? बताओ। बना रहे ना फाइनल अकाउंट में कि भैया दोनों जो छोटा रहेगा वो किस कॉन्सेप्ट? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दूसरा एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट। क्या होता है? हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया। क्यों बना लिया? ताकि फ्यूचर में अगर मान लो बैड डेट हो जाए तो उससे बचने के लिए। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 का प्रोविजन बना, 3,000 हुआ तो 2,000 बचा तो सही, लेकिन और ये हम अगर सोच लेते पहले कि भाई 3,000 डूबता और 5,000 डूब जाता तो नुकसान हो जाता ना, नुकसान होता ना। मैं क्या बोला समझ लो बढ़िया से। मैंने बोला कि मैंने 5,000 का प्रोविजन बनाया, 3,000 डूबा, चलो फिर भी अच्छा है यार, सेफ्टी है यार। और अगर मैं 3,000 का प्रोविजन बनाता और 5,000 डूब जा या 10,000 डूब जा तो क्या होता? नुकसान होता ना बहुत बड़ा।
तो भैया हमेशा एस्टिमेशन करो, यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या फ्यूचर पहले देख लो कि आने टाइम में, आने वाला टाइम में ये सब मुझे लॉसेस हो सकता है, तो उसके लिए क्या बना लो, अभी से अपने आप को तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो। समझ में आया? ये होता आपका प्रूडेंस या कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल। आई होप कि इतना समझ आपको आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत है? तो ये होता है आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल। आज एक चीज और बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? अच्छा, ये आराम से उतार लीजिएगा बाद में, ठीक है? ये 80 से 1 में टर्न गया है, इसको अच्छा से लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। 80 अच्छा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये आज बोला गया, अब मैंने आपके लिए सारे के सारे प्रिंसिपल खत्म कर दिए, जितने प्रिंसिपल थे A to Z, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, पूरा बोलने वालों कॉपी कर ही रहे हो, ठीक है? सब कुछ मैंने अपना तरफ से करा दिया, सारे के सारे प्रिंसिपल खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ भी बचा नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मेरा मन कर रहा है बताने का, वो है कंटीजेंट लायबिलिटी। आज से कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कंटीजेंट लायबिलिटी, कौन पूछा था? हाँ, ये हमारी जो बच्ची है दिव्या, इंटेलिजेंट गर्ल, इसलिए पूछा था कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है वो ध्यान से सुनो। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो किसी घटना के घटने या ना घटने पे डिपेंड करती है, यानी वो लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो नहीं होगी, वो कहलाती है कंटीजेंट लायबिलिटी। भैया इसके एक एग्जांपल दे देते तो अच्छा रहता, तो ठीक है मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मेरा कोई क्लेम होने वाला है, बात को समझिएगा। मैंने क्या किया था ना, कोई कांड कर दिया था, किसी की बाइक ठोक दी थी मैंने, ठीक है? अब उस बाइक का जो मालिक था उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, करीब मेरे ऊपर क्लेम कर दिया है, सुनिएगा ध्यान से, 10 लाख का क्लेम कर दिया। कितने का क्लेम कर दिया? 10 लाख रुपए का क्लेम कर दिया है। मैं बोला कि मैं बाइक नहीं चला रहा, मैंने नहीं ठोकी, वो बोला नहीं तेरे ही बाइक ठोका है। अब पता नहीं किसने ठोका, सच तो मुझे भी नहीं पता, ना उसको पता है। 10 लाख तो उसने मेरे ऊपर केस ठोक दिया। अब ये सोचो केस जो है क्या एक दिन में फैसला आ जाता है, पेंडिंग है, क्या है? पेंडिंग, करीब 2, 3 या 5 साल तक चलेगा केस, ठीक है? और केस मेरा क्या पेंडिंग में है, केस मेरा क्या पेंडिंग में है। अगर मैं केस हार जाता हूं तो 10 लाख देने पड़ेंगे, अगर मैं केस जीत जाता हूं तो 10 लाख नहीं देने पड़ेंगे। और सुनो मैं क्या बोला, अगर मैं केस हार जाता हूं 10 लाख देने पड़ेंगे, अगर मैं केस जीत जाता हूं तो 10 लाख देने नहीं पड़ेंगे। अरे वाह, यानी पूरा का पूरा चीज डिपेंड किसके ऊपर है? केस के ऊपर। यानी अगर जीत गया तो नहीं देना है, अगर हार गया तो देना पड़ेगा। यही तो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है। किसी घटना के होने या ना होने पर आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो नहीं होगी, ये आपकी कहलाती है कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। आई होप कि क्लियर हुआ। बोलो कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत है? तो इस ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर में आता है? ये कंटीजेंट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है फुल डिस्क्लोजर के अंदर में। किसके अंदर में? फुल डिस्क्लोजर के अंदर में आपका आता है कंटीजेंट लायबिलिटी का। तो सवाल ये हुआ, क्या इसको दिखाना नहीं चाहिए? क्या आज तक कभी दिखाया कंटीजेंट लायबिलिटी? नहीं सर, ये नहीं दिखेगा। तो कहां दिखेगा? ये दिखेगा फुट नोट में, यानी नोट में, फुट नोट में, यानी नोट में दिखेगा। कहां दिखेगा? नोट में दिखेगा। मैंने एक बार बोला फुल डिस्क्लोजर, क्या सब कुछ दिखाना है? सब कुछ दिखाना, लेकिन मैच्योरिटी में कुछ और मैंने बोला था। तो भैया कंटीजेंट लायबिलिटी भले हुई या नहीं, लेकिन इसको भी दिखाना पड़ेगा आपको कि शायद हो सकती है। कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा, यानी फुट नोट, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में दिखता है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखता है। ये नोट्स टू अकाउंट्स का अगले टाइम आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा डिले जरूर है, ठीक है? तो ध्यान सुनिएगा, मैं आपको क्या पढ़ के बता रहा हूं, आपको ये पढ़ के बता दे रहा हूं, सुनिएगा। Various items or facts which do not find place in accounting statement are shown in the balance sheet by the way of footnote.
सच एज बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनको बैलेंस शीट में जगह नहीं मिलती है, कहीं जगह नहीं मिलती, कहीं जगह नहीं, यानी ना पीएल मिलेगी। क्या बताओ इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड कर बताओ? ये हो तो ऐसी चीज ना जो भैया बीच वाली हो गई, ना इधर की है ना उधर की। कहाँ दिखा दो? बैलेंस में दिखा दो? नहीं 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 सर, बैलेंस में नहीं, पीएल कैसे दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता। तो कहाँ दिखाऊंगा? इसको दिखाऊंगा फुट नोट में, यानी नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल बोला सच कंटीजेंट लायबिलिटी, फॉर इंस्टेंस ए क्लेम ए वेरी बिग अमाउंट इन बिग सम पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द एंटरप्राइज। अभी पेंडिंग है कोर्ट में, क्या है? पेंडिंग में है। The enterprise should be brought to the notice of the user of financial statement, otherwise the statement would be misleading। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो यूजर्स को यानी नोटिस देना पड़ेगा, उसको भैया दिखाना पड़ेगा, लेकिन वहां नहीं, उसको नोट टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं दिखाओगे तो भैया मिसलीडिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि अचानक से क्रेडिट आ गई तो बाद में लोग सोचे नहीं, यूजर सोचेगा अकाउंट में अरे इन इठार अभी कहां से आ गया कंटीजेंट लायबिलिटी, ये नहीं था, अचानक से कहां से आ गया, तो भैया उसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस शीट फुट नोट में, ये बार-बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से ये सब सुन लीजिए। बोले कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, तो ये था। अब आई होप कि समझ आ गया आपको पूरा अच्छे से। अब ज्यादा नहीं बताना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब करना क्या है? तो अब आपको कुछ और अगर बढ़ा, ठीक है, वो मैं कराऊंगा। मेरा मन करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में एक वीडियो बना दूं आप सबके लिए, जिससे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में समझ आ जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी बहुत जल्द, आप लोग से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और आज हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल खत्म हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी हर वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, और आ रहा है मुझे पता है। यार लाइक दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखो इस चैनल पे आपको क्या कैसी शिक्षा मिली, मतलब आपको अपना तरफ से मैं पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप एजुकेशन यानी शिक्षा को लेने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो अलविदा करने वक्त हो चुका है, और अलविदा करने से पहले ये बोलूंगा जरूर कि जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, तो चलो अलविदा करने वक्त हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।